नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। और प्रीलिम्स रिवीजन की हमारी सीरीज कंटिन्यू करते हैं। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के 10 एमसीक्यूज आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड। CFC आर रिलीज्ड फ्रॉम एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। इट ऑकर्स नेचुरली इन द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट कैन नॉट कॉज एनी फिजिकल डैमेज टू ह्यूमंस। आपके सामने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की मैं आपको बता दूं कि एसी जो हम डेली बेसिस में यूज करते हैं, आजकल वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, एसी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो एसी से सीएफसी निकलता है, बिल्कुल सही बात है। और साथ ही साथ हमारे एटमॉस्फेयर के अपर लेयर्स में ये नेचुरली जो है पाया जाता है। लेकिन ये बोलना गलत होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किसी भी तरीके का फिजिकल डैमेज नहीं करते। फिजिकल डैमेज करते हैं, ठीक है। कैंसर तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से हो सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होगा। करेक्ट आंसर इसका होगा सी, दैट इज 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और साथ ही साथ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी वो क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ केसेस में कैंसर भी उनकी वजह से हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है रिगार्डिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जब भी आप एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो आपको पढ़ना पड़ता है, जिसका नाम है पॉल्यूटेंट्स या फिर पॉल्यूशन। चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जब भी हम एयर पॉल्यूशन पढ़ते हैं, स्मॉग के बारे में हम पढ़ते हैं, तो स्मॉग से रिलेटेड आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, द टर्म स्मॉग वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1950 बाय डॉक्टर H.A. Desvaux. It is a condition of fog that has soot or smoke in it. Heavy smog can also decrease natural vitamin D production. तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट जो है फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? पहला स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि पहली बार 1905 में डॉक्टर H.A. डेस ने स्मॉग वर्ड का यूज किया था। 1950 गलत होगा, ठीक है, 1905 करेक्ट होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। स्मॉग मतलब होता है फॉग की वो कंडीशन जिसमें स्मोक हो या फिर सूट हो, और साथ ही साथ अगर ज्यादा स्मॉग होगा तो अल्टीमेटली सनलाइट जो है वो आप तक कम पहुंचेगी, तो नेचुरल जो विटामिन डी प्रोडक्शन है वो कम होगा ही होगा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे टोटली करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 2 एंड 3। ठीक है, चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। ठीक है, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, कार्बन का सोशल कॉस्ट क्या होगा? ठीक है, मॉनिटरी वैल्यू में हम इसको कैसे नापेंगे? पहला, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 emission in a given year. Requirement of fossil fuels for a country to provide goods and services to its citizens based on the burning of those fuels. Efforts put in by a climate refuge to adapt to live in a new place. Contribution of an individual person to the carbon footprint on the planet Earth. तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। जब भी हम कार्बन के सोशल कॉस्ट की बात करते हैं, तो सोशल कॉस्ट का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का 1 टन अगर एमिट होता है, एक किसी भी पर्टिकुलर अगर हम ईयर की बात कर लें, तो उस ईयर में 1 टन CO2 एमिशन का जो डैमेज हमारे कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म डैमेज होता है, पूरी सोसाइटी को ही होगा वो डैमेज, हमारे पूरे एनवायरमेंट को होगा, हमारे प्लैनेट को होगा। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए, दैट इज लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय टन ऑफ CO2। तो OECD, ठीक है, OECD के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। It defines social cost of carbon as the net present value of climate change impacts over the next 100 years or longer of an additional ton of carbon emitted to the atmosphere today. चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 3 स्टेटमेंट्स हैं। हुलॉक गिबन is the ape which is not found in India. Chameleons are rarely seen in areas that receive heavy rainfall. Not all the chameleons have the ability to change color. तो ये बोलना तो गलत होगा दोस्तों कि सारे कैमिलियंस की कलर चेंज करने की एबिलिटी नहीं होती है। सारे कैमिलियंस की एबिलिटी होती है कि वो कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
और उसके अलावा अगर हम एप्स की बात करें तो ये जो हुलक गिबन है ये एकमात्र ऐसा एप है जो भारत में पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये भारत में पाया नहीं जाता। और साथ ही साथ जो खमीलियंस हैं दे आर रेयरली सीन इन एरियाज दैट रिसीव हेवी रेनफॉल, दैट इज फॉल्स। जिन एरिया में बारिश ज्यादा होती है, रेनफॉल ज्यादा होती है, वहां कैमेलियन अक्सर ज्यादा पाए जाते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट गलत होंगे। करेक्ट आंसर होगा इसका डी, दैट इज नन ऑफ दी अबव। लेकिन अब ये तो हमने लॉजिक लगा दिया कि भाई डी होगा इसका आंसर, क्योंकि हमने इमेजिन कर लिया कि कैमेलियंस जो है वो ज्यादा बारिश होगी तो वहां पे ज्यादा दिखते हैं। ऐसा नहीं होता, किसने बोला आपको? तो दोस्तों इन वीडियोस को ध्यान से देखना है आपको, इनमें आपको मिस्टेक किसी भी तरीके की नहीं करनी है। और आपको हर बार अगर आप लॉजिक लगाओगे, कॉमन सेंस लगाओगे, जहां पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की नीड होती है तो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होगा। अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को प्रॉपरली सुन रहे हो ना तो आप ये कभी भूलोगे नहीं। Chameleons are rarely seen in areas that receive heavy rainfall. That is absolutely true. So correct answer इसका हो जाएगा B, that is only true. चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स, इनमें से कौन से टाइगर रिजर्व का क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट के अंदर सबसे ज्यादा एरिया है? कॉर्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, सुंदरबन। तो दोस्तों यहाँ पे जो कंपटीशन था मेन वो नागार्जुन सागर और सुंदरबन के बीच में था। ठीक है, लगभग डबल है नागार्जुन सागर का एरिया। सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। ठीक है, नागार्जुन सागर का जो एरिया है वो 3721 स्क्वायर किलोमीटर है और इससे आधे से भी कम 1600 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर सुंदरबन का एरिया। सो करेक्ट आंसर सी होगा। Estivation is the type of winter sleep performed by the warm as well as cold-blooded animals. Hibernation is the type of summer sleep performed by cold-blooded animals. तो दोस्तों दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे क्योंकि ये इंटरचेंज किया हुआ है। एस्टिवेशन जो होता है वो समर स्लीप है, जबकि हिबरनेशन जो है वो विंटर स्लीप। ठीक है, सो करेक्ट आंसर नीदर वन नॉर टू यानी कि डी होगा। द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी and low metabolic process performed by the animals during winters is called as hibernation, जिसे हम winter sleep भी कहते हैं। ठीक है, वार्म और कोल्ड दोनों एनिमल, दोनों ब्लडेड एनिमल्स द्वारा ये परफॉर्म किया जा सकता है। एग्जांपल्स इंक्लूड्स बैट्स, बर्ड्स, मैमल्स, इंसेक्ट्स एटसेट्रा। ठीक है, जबकि जो एनिमल्स शेडी और मॉइस्ट प्लेस में समर के दौरान रेस्ट करते हैं उसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज समर स्लीप। It is performed by cold-blooded animals और examples होंगे snails, bees, earthworms, salamander, frogs, etc. Which of the following reasons can be attributed for rarely finding very small animals in polar regions? ठीक है, polar regions में ठंडी जगह में small animals यानी कि जो छोटे animals हैं वो कम मिलते हैं। क्या कारण है? Very small animals tend to lose body heat very fast. देखो जब ठंडी बाहर ज्यादा होती है ना तो जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो बॉडी हीट ज्यादा जल्दी लूज करते हैं एज कंपेयर टू द लार्जर एनिमल्स। तो पहला स्टेटमेंट सही है। वेरी स्मॉल एनिमल्स हैव अ स्मॉलर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, ये गलत है। लार्जर मतलब सरफेस एरिया जो होता है लार्ज होता है, ज्यादा होता है उनके वॉल्यूम के मुकाबले, और इसी वजह से वो बॉडी हीट बहुत जल्दी लूज करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। Very small animals have to expend much energy to generate body heat through metabolism. मेटाबॉलिज्म की वजह से, मेटाबॉलिज्म के द्वारा बॉडी हीट जनरेट में ज्यादा एनर्जी स्मॉल एनिमल्स को लगानी पड़ती है और इस वजह से वो प्रेफर करते हैं कि वो ठंडी जगह पे ना रहें। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इसका 1 and 3, दैट इज बी। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म, particularly true for small animals. Which of the following type of algae that inhabit the sea is or are likely to be found in the deepest waters? तो बहुत ही आसान सा सवाल है, जिन्होंने पढ़ा है ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, सही जवाब होगा इसका बी, दैट इज रेड एल्गी। रेड एल्गी आपको ज्यादातर बेसिकली उन जगह पे मिलेगा जहां पे डीपेस्ट वाटर्स वाले एरियाज में आपको दिखेगी। So red algae are able to grow in depth of seas as compared to green algae because of presence of more quantity of pigment जिसका नाम है phycoerythrin। ठीक है, एंड ये जो phycoerythrin है it can absorb blue green wavelength that can reach the maximum depth of water and help in photosynthesizing those red algae।
Question number 9. Consider the following regarding ecological niche. A niche can be described as the interaction between a species with its biotic and abiotic environment. Two species can occupy the same niche in the same environment for a long time. तो दोस्तों niche मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि किसी भी स्पीशी का हैबिटाट नीचे यानी कि वो कहाँ रहता है, फूड नीचे यानी कि वो क्या खाता है। तो नीचे मतलब उस पर्टिकुलर स्पीशी का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे ट्रू है, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है कि दो स्पीशी ज्यादा समय तक सेम इन्वायरमेंट में सेम नीचे ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। तो सेकंड फॉल्स होगा, करेक्ट आंसर इसका ए होगा, दैट इज ओनली वन। Niche is basically the ecological or functional role of a species in an ecosystem, especially regarding food consumption. A niche can also be described as the interaction a species has with its biotic and abiotic environment. आखिरी सवाल दोस्तों आज के इस सेशन का, द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्वेश्चन काफी ट्रैपी हो सकता है। अधिकतर स्टूडेंट्स यहाँ पे CO2 भी सोच सकते हैं, कुछ मीथेन भी सोच सकते हैं। बहुत कम स्टूडेंट सही आंसर यानी कि वाटर वेपर की तरफ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी यानी कि वाटर वेपर। ओके, वाटर वेपर अर्थ का सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ग्रीन हाउस गैस है, जो कि ऑलमोस्ट आधे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस बेसिकली ट्रैप द सन्स हीट। आपको पता ही है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ और एमसीक्यूज लेके, जो कि आपके आने वाले 2022 प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद, बाय गाइस।